Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. ओके स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग जेई एडवांस 2021 के फर्स्ट पेपर को सॉल्यूशन को देखने जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। मेरे हिसाब से ये पेपर अगर एडवांस के लेवल का बात किया जाए तो उसके लेवल पर बहुत ही इजी पेपर था। अगर जनरल लेवल पर बात किया जाए तो ये एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। चलो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन जो मेन स्केल पर है वर्नियर कैलिपर्स के वो 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 10 डिविजन्स वर्नियर स्केल का 9 डिविजन्स मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिगर जो लेफ्ट में है वो रीडिंग ऑफ कैलिपर्स दिखा रहा है जब दोनों जॉज के बीच में कोई गैप नहीं है, यानी कि ये जो लेफ्ट वाला फिगर है ये ज़ीरो एरर शो कर रहा है, ठीक है। ज़ीरो एरर कितना है स्केल में। और राइट वाला जो है वो अपना ऑब्जर्व रीडिंग शो कर रहा है, ऑब्जर्व रीडिंग ऑफ डायामीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो अब देखा जाए तो पूछ रहा है द करेक्ट डायमीटर ऑफ स्फीयर इज, तो एक्चुअल डायमीटर क्या हो जाएगा अपने पास ऑब्जर्व्ड माइनस जीरो एरर, ठीक है। तो अब एक्चुअल डायमीटर का अगर बात किया जाए तो देखो जीरो एरर सबसे पहले कितना है उसका बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जीरो एरर यहाँ पर दिख रहा है वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है 9 मेन स्केल डिविजन्स जो है वो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो 9 मेन स्केल डिविजन्स 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो इस केस में हम लोग लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि n और n+1 वाला कहानी है। और ये आ जाएगा अपने पास 0.01 सेंटीमीटर, इतना लीस्ट काउंट हो गया है इसका, ठीक है। अब जैसे ही अपने को लीस्ट काउंट पता चल गया तो उसके बाद ज़ीरो एरर का अगर बात किया जाए तो ज़ीरो एरर कितना है देखो। तो अब ज़ीरो एरर निकालने के लिए देखेंगे कि कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है। तो अपने को ये वाला डिवीज़न कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है मेन स्केल और वर्नियर का। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है 6 वर्नियर स्केल डिविजन्स, और मेन स्केल का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 मेन स्केल डिविजन्स। तो ज़ीरो एरर जो हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा 5 मेन स्केल डिविजन्स माइनस 6 वर्नियर स्केल डिविजन्स, ठीक है। और यहाँ पर अब अपने पास 5 मेन स्केल डिविजन्स कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस 6 वर्नियर स्केल डिविजन्स कितना हो जाएगा। तो 6 वर्नियर स्केल डिविजन्स जो अपने पास हो जाएगा वो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 0.09 सेंटीमीटर इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 0.54 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपने पास माइनस ऑफ 0.04 सेंटीमीटर। और ये नेगेटिव जीरो एरर का केस है, वो यहाँ से भी दिख रहा है कि वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो के पीछे है, ठीक है। अब ऑब्जर्व्ड रीडिंग का बात किया जाए तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग कितना हो जाएगा। ऑब्जर्व्ड रीडिंग देखो, मेन ऑब्जर्व्ड रीडिंग के लिए मेन स्केल रीडिंग जो है वो कितना है 3.1। इसमें सारा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा क्योंकि n और n+1 वाला कहानी है। n मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो इसमें सारा फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा, ये कोई स्पेशल केस नहीं है। तो ये हो जाएगा 3.1 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है। तो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ एक ही लाइन पे, तो ये वाला दिख रहा है फर्स्ट वाला डिवीजन। तो प्लस 1 इंटू लीस्ट काउंट, तो यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपने पास 3.11 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल रीडिंग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ऑब्जर्व्ड माइनस जीरो एरर, तो ये कितना हो जाएगा 3.11 माइनस ऑफ माइनस 0.04, तो ये हो जाएगा 3.15 सेंटीमीटर। यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिखेगा, ऑप्शन सी अपने को करेक्ट दिखेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या बोल रहा है कि एक आइडियल गैस है वो
एक 4 स्टेप साइकिल को फॉलो कर रहा है, जिसका पीवी डायग्राम अपने को दिया हुआ है, ठीक है। इस साइकिल में हीट कौन कौन से स्टेप में एब्जॉर्ब हो रहा है, 1 2 3 4, इनमें से कौन कौन से स्टेप में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, उस हिसाब से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो अपने को बताना है, ठीक है। तो अगर गैस हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर गैस हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब डेल्टा क्यू, हम हीट दिए हैं गैस को, और अगर हम हीट दिए हैं तो डेल्टा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डेल्टा क्यू जैसे ही पॉजिटिव पता चला, तब देखने का कोशिश करना है कि डेल्टा क्यू किस में पॉजिटिव है। तो प्रोसेस 1 के लिए देखो, प्रोसेस 1 डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है, ठीक है। और अब डेल्टा टी जो है, देखो प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है, तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो डेल्टा टी क्या है, पॉजिटिव है। तो इस केस में डेल्टा क्यू जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। प्रोसेस 1 के लिए। प्रोसेस 2 पे आ जाते हैं। प्रोसेस 2, इसमें डेल्टा क्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। अब डेल्टा टी के साथ क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो प्रोसेस 2 में प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम घट रहा है, तो वॉल्यूम घटेगा, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर प्रेशर घटेगा तो डेल्टा टी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, टेम्परेचर भी घटेगा, तो डेल्टा क्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्रोसेस 3 का बात करते हैं। प्रोसेस 3, इसमें डेल्टा क्यू क्या होगा, एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम जो है वो घट रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर घट रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर भी घटेगा, तो डेल्टा क्यू इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और प्रोसेस 4 का बात करें तो क्या होगा, प्रोसेस 4 में डेल्टा क्यू जो होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो डेल्टा क्यू यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव किस में है, प्रोसेस 1 में पॉजिटिव है और प्रोसेस 4 में पॉजिटिव है, तो स्टेप्स 1 एंड 4 में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट दिखेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपने पास कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस के 10 सेंटीमीटर सामने, और उसी कॉन्वेक्स लेंस के 10 सेंटीमीटर पीछे जो है एक दूसरा लेंस L2 रखा हुआ है। जो दोनों ही लेंस है, दोनों का जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है 20 सेंटीमीटर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दोनों के मटेरियल का वो 1.5 है। तो टोटल मैग्नीफिकेशन जो ये लेंस सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के लिए, वो अपने को बताना है। तो अब देखो, टोटल मैग्नीफिकेशन अगर निकालना है तो एम टोटल हम लोग लिख सकते हैं M1 इंटू M2, जो 1 लेंस प्रोड्यूस कर रहा है, इंटू जो 2 लेंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो 1 लेंस कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए 1 का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब देखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 के लिए U1 जो है वो दिख रहा है अपने को -10 सेंटीमीटर है। और अगर फोकल लेंथ निकालना है 1 का, तो हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 1/f1 इक्वल्स टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज f1 जो हो जाएगा वो आ जाएगा 20। अब हम लोग 1/v1 इक्वल्स टू 1/v1 माइनस 1/u1 इक्वल्स टू 1/f1, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास 1/v1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/u1 यानी कि -10 प्लस 1/f1 यानी कि प्लस 1/20, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, -1/20 यानी कि v1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा -20 सेंटीमीटर में सारा कहानी चल रहा है, ठीक है। तो v1 आ गया अपने पास -20। अब सेकेंड लेंस का बात करते हैं। तो सेकेंड लेंस के लिए देखो
फर्स्ट लेंस का इमेज मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, जो डिस्टेंस यहाँ से कितना था 20 सेंटीमीटर था L1 से। तो L2 के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा U2 वो कितना हो जाएगा 20 + 10 30 सेंटीमीटर, यानी कि -30। और लेंस मेकर्स फॉर्मूला से 1/f2 = म्यू -1 इंटू 1/r1। अब r1 इसके लिए -20 माइनस 1/r2, r2 इसके लिए +20। तो यहाँ से f2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास -20। और जब इसको फिर से हम लोग लेंस फॉर्मूला में रख देंगे तो 1/v2 = 1/u2 + 1/f2। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 1/u2 यानी कि 1/u2, u2 अपने पास कितना हो गया है -30 प्लस 1/f2 यानी कि 1/-20। तो ये हो जाएगा अपने पास नीचे में 600 ऊपर में -50, तो ये हो जाएगा -50/600, तो ये हो जाएगा -1/12, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास V2 जो आ जाएगा, V2 अपने पास आ जाएगा -12। अब M1 और M2 निकालना है। तो अब देखो M1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, M1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -V1/U1। तो -V1 20/U1, U1 कितना हो जाएगा -10। तो M1 हो जाएगा अपने पास -2 इंटू M2, M2 अपने पास कितना हो जाएगा -V2/U2। तो M2 यहाँ से अगर देखा जाए तो M2 जो हो जाएगा -V2 -12/U2, U2 कितना अपने पास -30, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास ये कहानी 4 3, ओके। तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4, ठीक है। -v/u ना +12/-30, तो आ जाएगा -0.4। तो -2 इंटू -0.4, तो ये कितना हो जाएगा 0.8। तो कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है 0.8, यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक हैवी न्यूक्लियस क्यू जो है जिसका हाफ लाइफ अपने को दिया हुआ है 20 मिनट्स, ये अल्फा डीके और बीटा डीके दोनों साथ साथ कर रहा है। अल्फा डीके का प्रोबेबिलिटी 60% है और बीटा डीके का प्रोबेबिलिटी 40% है। इनिशियली क्यू का नंबर 1000 है, तो कितना अल्फा डीकेज हुआ होगा क्यू का फर्स्ट 1 आवर में वो बताना है, ठीक है। तो एक हाफ लाइफ इसका 20 मिनट का है। एक घंटे में देखो एक हाफ लाइफ 20 मिनट का, तो 3 हाफ लाइफ पहुंचा होगा 20 20 20, एक घंटा। एक हाफ लाइफ के बाद जो नंबर है वो हाफ हो जाएगा, तो 3 हाफ लाइफ के बाद कितना होगा तो देखते हैं। तो नंबर ऑफ क्यू रिमेनिंग, ठीक है, कितना बचा हुआ है, तो वो लिख सकते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हाफ, उसके बाद वाले में हाफ, फिर हाफ इनटू 1000, ठीक है। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 1000/8 यानी कि 125, ठीक है। इतना क्यू बचा हुआ है, ठीक है। तो डीकेज कितना हुआ, नंबर ऑफ डीकेज, तो वो हुआ है अपने पास 125 में से 1000 में से 125 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 875 डीकेज हो चुका है, ठीक है। और अब अगर हम लोग को अल्फा डीके निकालना है तो नंबर ऑफ अल्फा डीके कितना होगा, नंबर ऑफ अल्फा डीकेज जो हो जाएगा 60% प्रोबेबिलिटी के साथ हो रहा है, तो 60% ऑफ 875, ठीक है। तो 60% ऑफ 875 कितना हो जाएगा 525, यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिखेगा, ऑप्शन डी करेक्ट दिखेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको किसी पॉइंट से थ्रो कर रहे हैं, पॉइंट ओ से, एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल विद स्पीड ऑफ 5√2 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं यही पॉइंट ओ है, यहाँ से 5√2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और एंगल कितना है 45 डिग्रीज, इसको हम थ्रो कर दे रहे हैं, ठीक है।
जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है तो ये दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जा रहा है, जिसमें से एक पार्ट ग्राउंड पर वापस गिर जा रहा है 0.5 सेकंड के बाद, स्प्लिट होने के 0.5 सेकंड के बाद ग्राउंड पे वापस गिर रहा है। दूसरा पार्ट जो है वो t सेकंड के बाद ग्राउंड पे गिर रहा है, और दूरी कितना है दूसरे पार्ट का, तो वो x मीटर दूर जा करके गिर रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने को दिया हुआ है g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानना है, तो t का वैल्यू और x का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू अपने को निकाल के बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5√2 इसको हम वेलोसिटी दिए, तो इसका एक x कंपोनेंट आया होगा 5 और एक y कंपोनेंट होगा इसका 5। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में इस प्रोजेक्टाइल को जो टाइम लगा होगा, टाइम कितना लगा होगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो 5 है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग v = u+80, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुंच जाएगा तो टाइम कितना लगा होगा, हाफ सेकंड। हाफ सेकंड का टाइम इसको लगा है पहुंचने में मैक्सिमम पॉइंट पर। और अब ये दो पार्टिकल में टूट जा रहा है इक्वल मास का। ठीक है, m/2 m/2 मान लेते हैं। टोटल मास इनिशियली कितना था, इनिशियली मास था m। ठीक है, अब जो ये दो पार्ट में टूट रहा है तो m का वेलोसिटी तो इनिशियली u था, u जो कि 5 मीटर पर सेकंड था। अब m/2 और m/2 के पास क्या वेलोसिटी है, तो जो भी है अपने पास m/2 के पास हो सकता है केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, या फिर हो सकता है साथ ही साथ एक वर्टिकल कंपोनेंट भी हो। ये वाले लेफ्ट वाले m/2 के पास नीचे और राइट वाले m/2 के पास ऊपर, क्योंकि जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व्ड रहने वाला है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया 0.5 सेकंड आफ्टर स्प्लिटिंग, ये जो m/2 है एक, वो नीचे गिर जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये m/2 0.5 सेकंड आफ्टर स्प्लिटिंग नीचे गिर रहा है, तो मतलब इसके पास ये जो m/2 है, इसके पास वेलोसिटी जो होगा वर्टिकल वाला वो कितना रहा होगा, वो तो 0 ही रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख भी दिया कि वर्टिकली डाउन गिर रहा है, यानी कि इसके पास कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी नहीं है। हाफ सेकंड के बाद अगर गिर रहा है नीचे, तो हाफ सेकंड तो ऊपर जाने में लगा था, हाफ सेकंड नीचे गिरने में लगा, तो यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गया। और हम लोग वो वैसे भी निकाल सकते हैं अगर मन करे तो, ये हाइट निकाल करके मैक्सिमम हाइट कितना है, उसके बाद टाइम अपने पास पता है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है। बट उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, हाफ सेकंड में ऊपर गया है, हाफ सेकंड में नीचे आना है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक है, तब इनिशियल वेलोसिटी अपने पास 0 है वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में तो कोई था नहीं m/2 के पास, लेफ्ट वाले के पास। अब राइट वाले m/2 के पास हो सकता है कि कुछ वेलोसिटी हो, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व करना है। तो अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम लिखें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 × m = m/2 × v। तो यानी कि यहाँ से अपने पास v जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। अब ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा, अब कितने देर में ये गिरेगा, तो इसके पास भी केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो इसको भी गिरने में टाइम टू फॉल t जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसको भी 0.5 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ t पूछ रहा था, तो वो कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब कितने दूर पर जा करके गिरेगा, तो देखो x वाला जो वेलोसिटी है इनिशियली 5 था, और मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचा है तो ये कितना डिस्टेंस है मैक्सिमम हाइट का, पहले ये निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद जब ये पार्टिकल फाइनली आगे जा करके कहीं गिरने वाला है तो ये डिस्टेंस कितना है वो निकाल लेंगे, और दोनों निकल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। इधर वाले डिस्टेंस को हम लोग s1 बोल देते हैं और इधर वाले डिस्टेंस को हम लोग s2 बोल देते हैं। तो जब तक s1 ट्रेवल कर रहा है तो s1 जो है वो कितना हो जाएगा, 5, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, इनटू टाइम कितना लगने वाला है, हाफ सेकंड, तो s1 हो जाएगा 5/2 मीटर। s2 कितना होगा, तो s2 के लिए देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है अब v है, v कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम, इसको भी कितना लग रहा है, हाफ, तो हाफ सेकंड तक चल रहा है, तो ये कितना हो गया 5 मीटर। तो x जो है, x अपने पास कितना हो जाएगा, s1 + s2 हो जाएगा ना। ठीक है, तो x हो जाएगा s1 + s2, यानी कि 5/2 और +5,
यानी कि 7.5 मीटर। ठीक है, तो x का वैल्यू भी अपने पास आ गया कितना, 7.5 होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो सर्किट दिखाया गया है नीचे, उसमें जो स्विच है एस, उसको पहले पी पोजीशन पे कनेक्ट करके रखते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, और उस लॉन्ग टाइम के बाद जो चार्ज ऑन कैपेसिटर है वो Q1 माइक्रोकुलम हो जाता है। फिर स्विच को हम लोग P से Q पे शिफ्ट कर देते हैं और फिर लॉन्ग टाइम तक छोड़ देते हैं, तो चार्ज जो है वो Q2 माइक्रोकुलम हो जाता है। तो अपने को Q1 और Q2 का वैल्यू बताना है। ठीक है, अब देखो, जब हम स्विच को लॉन्ग टाइम तक कनेक्ट करके रख रहे हैं और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जा रहा है, तो उसके बाद तो कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट जाएगा नहीं, तो उसके बाद कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब वहां पर कोई समझ लेंगे कुछ वायर वायर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो केस 1 के लिए जब स्विच को हम पी पोजीशन पे कनेक्ट करके काफ़ी देर तक रख रहे हैं, केस 1। ठीक है, उस केस के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर्किट जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद अपने को ऐसा फील होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ, और 2 बैटरीज। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में अपना कैपेसिटर है जो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए है, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी है। ठीक है, ये 1 वोल्ट का बैटरी है, ये 1 वोल्ट का बैटरी है, और ये रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है, और ये रेजिस्टेंस 2 ओम है। अब इस सर्किट में करंट कितना दौड़ रहा होगा, तो करंट अगर निकालना है तो करंट कितना होगा, सॉरी ये 2 वोल्ट का बैटरी है, तो करंट कितना हो जाएगा अपने पास, 2 - 1 डिवाइडेड बाई 3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग केवीएल से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 और 1 का पोलैरिटी जो है वो अपोजिट है, सीरीज में कनेक्टेड है ये दोनों। ठीक है, तो करंट जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और जैसे ही अपने को करंट पता चला तो हम लोग VA माइनस VB भी तो निकाल सकते हैं। करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इधर होगा। ठीक है, ऐसा। तो अब अगर VA माइनस VB लिखना है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, VA माइनस IR, इधर से चल के आ रहे हैं A से B तक, हम लोग इधर से चल के ऐसे आ रहे हैं, तो VA माइनस IR, IR यानी कि 1/3 इंटू 1, तो 1/3। फिर बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आए तो -1 इक्वल्स टू VB। तो यहाँ से VA माइनस VB जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 4/3। तो कैपेसिटर पर चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू CV, और ये 4/3 वोल्ट है और कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड, तो 4/3 माइक्रोकुलम, और Q2 माइक्रोकुलम दिया है तो Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3। तो 4/3 को हम लोग डेसिमल फॉर्म में अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 1.33 लिख सकते हैं। ठीक है, अब केस 2 का बात कर लेते हैं। केस 2 में, सॉरी ये Q1 का वैल्यू है ना, Q1 का वैल्यू आया है 1.33। ठीक है, अब केस 2 का बात कर लेते हैं। तो केस 2 में अपने पास जो स्विच है, स्विच को हम लोग क्या किए हैं, Q पर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, स्विच को हम लोग Q पर शिफ्ट कर दिए, तो अब क्या कहानी बनेगा, केस 2 में आफ्टर लॉन्ग टाइम अपने पास Q पर जैसे ही स्विच को शिफ्ट किया तो 1 वोल्ट का बैटरी तो खत्म हो गया। स्विच को जब हम लोग ऐसे Q से मान लो कनेक्ट कर दिए तो ये बैटरी तो गया, इसका तो कोई काम बचा नहीं। ठीक है, और कैपेसिटर भी आफ्टर लॉन्ग टाइम ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर अपने को एक 1 ओम दिखेगा, एक यहाँ पर 2 ओम दिखेगा, और एक बैटरी दिखेगा 2 वोल्ट का। इसके अलावा तो कुछ नहीं दिखेगा। तो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट वो कितना फ्लो कर रहा होगा, 2/3 एम्पियर। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के क्रॉस, ए और बी के क्रॉस, वो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, VA माइनस VB इक्वल्स टू IR, जो कि हो जाएगा 2/3 इंटू 1 यानी कि 2/3 वोल्ट्स। ठीक है, और उसी हिसाब से अपन लोग Q2 भी लिख सकते हैं, C इंटू V यानी कि 2/3 माइक्रोकुलम। और माइक्रोकुलम अगर आ गया 2/3 तो फिर से 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने के बाद क्या आ जाएगा, 0.67, राउंड ऑफ नेसेसरी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं।
ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेस है -q और +q/√3, और ये जो 2 पॉइंट चार्जेस है -q जो है वो ऑरिजिन पर रखा हुआ है और +q/√3 जो है वो 2,0 पर रखा हुआ है। अब ये दोनों पॉइंट चार्जेस के चलते एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखने को मिल रहा है अपने को, जिसका पोटेंशियल क्या है v = 0 है, और वो जो इक्वी पोटेंशियल सर्कल देखने को मिल रहा है वो xy प्लेन में है, जिसका सेंटर है b, 0 पर। ठीक है, मतलब सर्कल का सेंटर मान लो यहाँ पर है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से वो b है, ऑरिजिन से डिस्टेंस जो है वो b है। ठीक है, सारा लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो r का वैल्यू बताना है अपने को, रेडियस ऑफ सर्कल जो है। ठीक है, और साथ ही साथ b का वैल्यू अपने को बताना है। ठीक, अब देखो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जिसमें पोटेंशियल तो जीरो है, तो यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो इस लाइन पर है एक्स एक्सिस पर जो है, उन दोनों का पोटेंशियल जीरो होगा। अब ये b है अगर, और ये डिस्टेंस जो है पॉइंट चार्ज का ये 2 है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो छोटा सा डिस्टेंस रहा होगा, ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, b - 2 रहा होगा। ठीक है, तो अब पॉइंट चार्ज से दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है जहां पर जीरो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं क्या, रेडियस तो r है। ठीक है, तो एक हो जाएगा b - 2 प्लस r, और एक डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर r माइनस b - 2 यानी कि r - b + 2। ठीक है, अब इसी चीज को हम फिर से यहाँ पर देखते हैं। देखो एक चार्ज है -q, एक चार्ज है +q/√3, दो पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, एक पॉइंट कहीं यहाँ है और एक पॉइंट कहीं यहाँ है, दोनों का डिस्टेंस पता है, एक का डिस्टेंस x1 मान लेते हैं और एक का डिस्टेंस अपन लोग x2 मान लेते हैं। ठीक है, और x1 अपने पास दिया हुआ है, x1 अपने पास क्या हो जाएगा, b - 2 + r। ठीक है, और x2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r - b + 2। अब x1 और x2 अगर निकाल ले तो अपना काम बन जाएगा, r और b आ जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन बनेगा, दो अननोन बनेगा। तो अब x1 और x2 कैसे निकालें, तो उसके लिए देखो यहाँ पर हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है, यहाँ पर पोटेंशियल तो जीरो है, यहाँ भी पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो हम लोग एक इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं क्या, -kq अपॉन डिस्टेंस, -q से डिस्टेंस, पहले हम लोग x1 दूरी वाले पॉइंट को देख रहे हैं। ठीक है, तो q से डिस्टेंस जो है -q से, वो एक्चुअली में कितना है, तो वो डिस्टेंस अपने पास दिख रहा है 2 + x1। ठीक है, और फिर प्लस kq/√3 ओवर x1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा अपने को, 0 मिलेगा। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 2 + x1 डिवाइडेड बाई x1 इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो यहाँ से x1 जो मिल जाएगा अपने पास वो मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अगर इसको रैशनलाइज कर ले तो ये मिल जाएगा √3 + 1। ठीक है, x1 का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली x2 के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो -kq ओवर 2 - x2 प्लस kq/√3 ओवर x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2 - x2 ओवर x2 इक्वल्स टू √3। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा x2 इक्वल्स टू 2 ओवर √3 + 1, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं रैशनलाइज करके √3 - 1। ठीक है, तो x1 और x2 तो अपने पास आ गया। अब x1 कितना था, b - 2 + r, तो यहां पर लिखते हैं, देखो b - 2 + r इक्वल्स टू, x1 का वैल्यू कितना है अपने पास, √3 + 1, तो इक्वल्स टू √3 + 1। तो यहां से मिल गया b + r इक्वल्स टू √3 + 3।
अब x2 पे आ जाते हैं। x2 कितना था, r माइनस बी प्लस टू, तो r माइनस बी प्लस टू इक्वल्स टू क्या मिला अपने पास, √3 माइनस वन, तो इक्वल्स टू √3 माइनस वन, तो यहाँ से मिल गया r माइनस बी इक्वल्स टू √3 माइनस थ्री। अब यहाँ से हम लोग फ्रॉम हेयर हम लोग r और b दोनों ही निकाल सकते हैं। r कितना आ जाएगा, r अपने पास आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2r इक्वल्स टू 2√3, तो r इक्वल्स टू √3 मीटर। और b कितना आ जाएगा, अगर फर्स्ट में से हम लोग सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें तो b अपने पास आ जाएगा 3 मीटर। तो r का वैल्यू √3 यानी कि 1.73 मीटर और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपने पास कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है F जो कि लगाया जा रहा है सेंटर ऑफ मास पर ऑफ अ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट जिसका मास दिया हुआ है m और सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस दिया हुआ है r, और जो फोर्स लगा रहा है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लगा रहा है। ठीक है, ये अपने पास बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में वो म्यू दिया हुआ है अपने को, और सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो a है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g मान लेना, और ये मान के चलना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। तो कौन सा स्टेटमेंट, जो 4 स्टेटमेंट दिया है उसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो अपने को बताना है। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन का बात करना है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में भी अपने को एक्सेलरेशन का बात करना है। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन का बात किया जाए तो यहाँ पर देखो, एक तो अपने पास फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन का F, एक जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स था वो तो लग ही रहा था। ठीक है, और इन दोनों फोर्स के चक्कर में इस पार्टिकल का एक एक्सेलरेशन a है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, F माइनस एफ इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन फ्रिक्शनल फोर्स इनटू r इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। तो अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं a बाई आर, a इक्वल्स टू आर अल्फा जो लिखते थे हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू आई ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको जैसे ही हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो अपने पास एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा F अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई खास उसमें दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट हम लोग नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है अगर हम वहाँ पर अपना फ्रेम फिक्स करें तो वो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। ठीक है, तो उसके अबाउट लिख ले तो कोई खास दिक्कत नहीं, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होगा इस केस में। ठीक है, तो उसके अबाउट डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब देखो बोल रहा है कि सेम एफ के लिए एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि सिलेंडर सॉलिड है कि हॉलो है। तो मास तो सेम है, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड और हॉलो सिलेंडर का सेम होता है? तो नहीं, तो एक्सेलरेशन तो डिपेंड करेगा। तो ए ऑप्शन तो अपना करेक्ट नहीं है। बी में क्या बोल रहा है, फॉर अ सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 2 म्यू जी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को लिमिट करने वाला कौन है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, यानी कि कोई लिमिट कर रहा होगा। तो लिमिट करने वाला भाई साहब अपने पास फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी होना चाहिए, यही लिमिट कर रहा है। और फ्रिक्शन को हम लोग आई ए बाई आर स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो आई ए बाई आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए आई कितना हो जाएगा? आई अपने पास हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ए बाई आर स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो एक्सेलरेशन आ गया शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2 म्यू जी। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो अपना करेक्ट हो गया। सी में बात करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी। तो नहीं, ऑलवेज तो म्यू एम जी नहीं होगा। जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा तब वो म्यू एम जी को टेंड करेगा, बट ऑलवेज म्यू एम जी नहीं होगा।
ठीक है, ऑलवेज वाला तो गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया। डी में बोल रहा है फॉर अ थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ बाई 2m। अब थिन वॉल्ड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई के जगह पर जैसे ही हम लोग एम आर स्क्वायर रखेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा अपने को एफ बाई एम प्लस एम, यानी कि एफ बाई 2m। तो ये अपना एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो कि अपना डी ऑप्शन में बोल रहा है, ये भी अपना करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया अपने पास कि एक वाइड स्लैब है जिसमें दो मीडिया है, एक मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 का और दूसरा है n2 का। ठीक है, और वो कुछ ऐसा रखा है जैसा फिगर में दिखाया गया। एक रे ऑफ लाइट n1 मीडियम में ट्रेवल करता है और वो n2 मीडियम को स्ट्राइक करता है विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, साइन थीटा जो स्लाइटली लार्जर देन 1/n1 है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को 1 ट्रीट करना है। तो नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये अपने को बताना है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट्स में क्या दिया हुआ है कि लाइट रे जो है वो फाइनली एयर में जाएगा या वापस n1 में रिटर्न हो जाएगा, ये सारा स्टेटमेंट अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो लाइट रे का क्या होगा। तो मान लेते हैं कि n1 से n2 में जाने पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r हो जाता है। ठीक है, वो r छोटा भी हो सकता है थीटा से, r बड़ा भी हो सकता है थीटा से, डिपेंडिंग ऑन कि n2 बड़ा है या छोटा है। ठीक है, और जो ये r है यही r n2 और एयर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, और यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस लेट इट बी ई है। ठीक है, तो हम लोग आसानी से ये तो लिख सकते हैं ना स्लेंस लॉ से, साइन थीटा ओवर साइन आर इक्वल्स टू n2 ओवर n1 एंड साइन ई ओवर साइन आर इक्वल्स टू n2 ओवर 1। ठीक है, साइन आर बाई साइन ई इक्वल्स टू 1 ओवर n2। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से अगर हम लोग साइन आर को एलिमिनेट कर दें, साइन आर को अगर हम लोग हटा दें तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन ई इक्वल्स टू 1/n1, यानी कि साइन ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा n1 साइन थीटा। ठीक है, और एन साइन थीटा के बारे में दिया हुआ है, साइन थीटा जो है वो दिया हुआ है स्लाइटली लार्जर देन 1/n1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ई जो है ये ग्रेटर देन n1 इंटू 1/n1, यानी कि स्लाइटली लार्जर देन ये 1 है। ठीक है, यानी कि लाइट रे जो है वो एयर में तो नहीं जाने वाला किसी भी कीमत पर, क्योंकि साइन ई 1 से तो बड़ा नॉट पॉसिबल, तो एयर में तो नहीं जाने वाला किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा है द लाइट रे एंटर्स एयर, एयर में तो नहीं जाएगा, कोई कीमत पर नहीं जाएगा। ठीक है, द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इज लेस देन n1। ठीक है, लाइट रे के बारे में बोल रहा है कि ये लाइट रे जो है ये फाइनली n1 में ही आ जाएगा अगर n2 लेस देन n1 है या अगर n2 ग्रेटर देन n1 है, ऑप्शन सी में बोल रहा है। ठीक है, लेस देन n1 हो या ग्रेटर देन n1 हो, एयर में तो जाना नहीं है, तो वापस इस लाइट को घूम करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके और वापस इसको n1 में ही आना है। ठीक है, इसके पास एक ही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो बी और सी स्टेटमेंट तो अपने पास करेक्ट है। द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इक्वल्स टू 1। अगर n2 1 हो जाए, n2 ही एयर हो जाए, तब तो लाइट रे इसी इंटरफेस पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, यहीं पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और लाइट रे वापस n1 वाले मीडियम में ही आ जाएगा। ठीक है, तो डी भी अपना क्या स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल जिसका मास 0.2 kg है वो इनिशियली एट रेस्ट है इन एक्स वाई प्लेन
एट पॉइंट x इक्वल्स टू माइनस एल, वाई इक्वल्स टू माइनस एच। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, ये रहा अपना एक्स वाई प्लेन, इसमें x इक्वल्स टू माइनस एल और y इक्वल्स टू माइनस एच पर एक पॉइंट है, यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट है, और ये पॉइंट 1 है अपना, h का वैल्यू 1 है और l का वैल्यू कितना है 10 है। ठीक है, अब ये पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना शुरू करता है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और अब उसका एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, यहाँ ऑरिजिन है अपना, ठीक है, तो इस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क जो है वो एल वेक्टर और टी वेक्टर से दिया गया है। ठीक है, आई जे के जो है वो यूनिट वेक्टर से अलोंग पॉजिटिव एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस रेस्पेक्टिवली, और के कैप जो है वो आई क्रॉस जे यानी कि राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हम लोग जनरली देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, 4 स्टेटमेंट है, चारों में से कौन कौन सा करेक्ट है वो अपने को बताना है। अब देखो, बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में द पार्टिकल अराइव्स एट पॉइंट x इक्वल्स टू एल, y इक्वल्स टू माइनस एच एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, x इक्वल्स टू एल यानी कि 10। ठीक है, तो अब पार्टिकल को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा, डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा कितना, 20 मीटर्स। ठीक है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, और एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपने को निकालना क्या है, कितने टाइम में वो वहाँ पहुँच रहा है, तो हम लोग एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा सकते हैं, और वहाँ से अपने पास टाइम जो आ जाएगा वो 2 सेकेंड ही आएगा। ठीक है, तो टाइम 2 सेकेंड आ जाएगा, यानी कि अपना ऑप्शन ए तो करेक्ट है। बी का बात करते हैं, टॉर्क जो है वो 2 के कैप है जब पार्टिकल पास कर रहा है थ्रू पॉइंट x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू माइनस एच। टॉर्क, तो टॉर्क के लिए तो फोर्स देखना पड़ेगा, और फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 0.2, एक्सेलरेशन है 10, तो 2 न्यूटन का फोर्स है। और आर क्रॉस एफ, तो आर वेक्टर अपना यही है ना, ये आर वेक्टर है। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ हम लोग आर एफ साइन थीटा लिखते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस देख लेंगे, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 1 मीटर है, तो हम लोग डायरेक्ट भी ऐसा टॉर्क लिख सकते हैं, टॉर्क जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर 1 मीटर इंटू एफ 2 न्यूटन, तो 2 हो गया। और अगर डायरेक्शन देखना हो तो आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से हम लोग आसानी से देख सकते हैं, आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऊपर के साइड के कैप। ठीक है, तो 2 के कैप सही है, बी स्टेटमेंट भी अपना सही है। सी का बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम जो है वो है 4 के कैप व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू पॉइंट, वही वाला पॉइंट x इक्वल्स टू एल, वाई इक्वल्स टू माइनस एच। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या करें, तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा उस पॉइंट पर, और टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड लग रहा है, तो वेलोसिटी अपने को मान लेते हैं अगर v है तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो 10 इंटू 2, तो यानी कि वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर से अगर एंगुलर मोमेंटम देखना होगा तो r क्रॉस एम वी, तो फिर से 1 मीटर इंटू एम वी, तो मास कितना है 0.2 इंटू 20। ठीक है, तो 1 इंटू 0.2 इंटू 20, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो 4 आ जाएगा, और एम वी का भी डायरेक्शन इधर ही है, एम वी का भी डायरेक्शन इधर ही है, तो अपना टॉर्क का जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का भी हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी अपना क्या है, करेक्ट है। चौथा क्या बोल रहा है, टॉर्क इक्वल्स टू के कैप व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू पॉइंट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस एच। जब पार्टिकल इस पॉइंट से पास कर रहा होगा x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस एच, यानी कि ये वाला पॉइंट, तब टॉर्क कितना है। ठीक है, इस वाले पॉइंट से जब पास करोगे फोर्स तो उतना ही लग रहा होगा 2 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना है अपने पास 1 मीटर। ठीक है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड फिर से कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, यानी कि 2 मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो यहाँ पर तो केवल के कैप दिया, 1 मैग्नीट्यूड तो नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लेते हैं फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है,
इनमें से कौन सा करेक्ट है वो अपने को बताना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज 9/5, ठीक है। तो अब वेवलेंथ जो इमिट होता है 1/λ, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिखते हैं r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। और बाल्मर सीरीज जो होता है इसमें कहाँ से आने वाला है, ठीक है, कहीं से भी आए, अगर फर्स्ट में आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन, ठीक है। तो लाइमन के लिए क्या हो जाता है, लाइमन के लिए जो n1 है वो अपने पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। बाल्मर के लिए क्या होगा, बाल्मर के लिए जो n1 है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही पास्टियन के लिए n1 जो है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सीरीज अपने को पता होना चाहिए। अब लॉन्गेस्ट इज टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट कब होगा, लैम्डा जो है वो सबसे ज़्यादा कब होगा, लैम्डा सबसे ज़्यादा तब होगा जब n2 जो है वो सबसे छोटा होगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, n2 सबसे छोटा होगा तब लैम्डा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो n2 सबसे छोटा आना किस में, 2 में, सबसे छोटा n2 कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो सबसे छोटा 3 हो सकता है, तो लैम्डा जो लॉन्गेस्ट है यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/λ लॉन्गेस्ट, ये हो जाएगा r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस 1/9, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा 5/36 r जेड स्क्वायर। और शॉर्टेस्ट का अगर बात किया जाए तो शॉर्टेस्ट के लिए अपने पास कहाँ से है, मैक्सिमम इन्फिनिटी से आ सकता है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट के लिए r जेड स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस 1/infinity, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो हो जाएगा अपने पास r जेड स्क्वायर अपॉन 4, ये 1/λ ऐसे, ठीक है। तो अब अपने पास बोल रहा है क्या, लैम्डा s अपॉन लैम्डा l, लैम्डा l अपॉन लैम्डा s, ठीक है। तो लैम्डा l अपॉन लैम्डा s करें अगर, तो यहाँ से देखो लैम्डा l अपॉन लैम्डा s जो हो जाएगा वो यहाँ से हो जाएगा r जेड स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 5/36 r जेड स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 9/5, जो कि अपना ऑप्शन ए में बोल रहा है। तो ए तो अपना सही है, ठीक है। बी में क्या बोल रहा है, देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बाल्मर एंड पास्टियन सीरीज, ठीक है। इसको देखते हैं, बाल्मर और पास्टियन में वेवलेंथ में जो है ओवरलैप है। तो अब देखो लैम्डा जो है बाल्मर का अगर बात किया जाए तो बाल्मर का जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। बाल्मर क्या हो रहा है, n इक्वल्स टू किस में आना है, 2 में आना है, ठीक है। और पास्टियन किस में आना है, n इक्वल्स टू 3 में आना है, ठीक है। तो अब देखो बाल्मर का जो शॉर्टेस्ट एनर्जी है, जो स्मॉलेस्ट एनर्जी है, या जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, वो पास्टियन के मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से आ सकता है, इन्फिनिटी से, ठीक है। तो पास्टियन के मैक्सिमम एनर्जी इन्फिनिटी से जो 3 तक आ जाए, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ को अगर ओवरलैप कर गया तब ओवरलैप करेगा, वरना ओवरलैप का कोई चांस नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि 3 से 2 में आना और इन्फिनिटी से 3 में आना, इन दोनों का वेवलेंथ का बात करते हैं, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ को हम लोग बोल देते हैं λ1, इसका वेवलेंथ को हम लोग बोल देते हैं λ2, ठीक है। तो 1/λ1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस 1/9, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास λ1 जो हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा 36/5 r इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। और λ2 का अगर बात किया जाए तो 1/λ2 जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा, r जेड स्क्वायर इंटू 1/9 माइनस 1/infinity,
तो यहाँ से अपने पास लैम्डा 2 जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 9 इंटू आर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लैम्डा 2 जो है, लैम्डा 2 जो है ये पास्चेन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, तो पास्चेन का शॉर्टेस्ट है ये। ठीक है, और लैम्डा 1 जो है ये क्या है, ये बाल्मर का लॉन्गेस्ट है। ठीक है, बाल्मर का सबसे बड़ा वाला यही है, इससे बड़ा नहीं है। ठीक है, तो अब पास्चन का शॉर्टेस्ट अगर बाल्मर के लॉन्गेस्ट से, पास्चन का ये शॉर्टेस्ट है तो इससे तो बड़ा ही होने वाला है पास्चन का जितना भी होगा। ठीक है, और बाल्मर के लॉन्गेस्ट से अगर बड़ा रह जाए तो बाल्मर और पास्चन में कोई ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो लैम्डा 1 जो यहाँ पर दिख रहा है, लैम्डा 1 वो लैम्डा 2 से तो छोटा ही ना दिख रहा है। ठीक है, तो लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा 1 से बड़ा दिख रहा है, यानी कि पास्चन का शॉर्टेस्ट बाल्मर के लॉन्गेस्ट से बड़ा है, तो बाकी तो और बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये ओवरलैप रीजन, कोई ओवरलैप का रीजन इसमें नहीं है। ठीक है, नो ओवरलैप। लेकिन इसमें क्या बोल रहा था कि ओवरलैप हो रहा है, तो बी ऑप्शन अपना गलत हो गया, ए तो अपना सही था। ठीक है, सी में क्या बोल रहा है, वेवलेंथ्स ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाय दिस। ठीक है, अब लाइमन सीरीज का बात करते हैं। तो लाइमन सीरीज में जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, उसके लिए n1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लाइमन सीरीज के लिए 1 बाई लैम्डा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/1 माइनस 1 बाई कुछ कहीं से आ रहा होगा, मान लेते हैं एम स्क्वायर। ठीक है, n2 को हम लोग एम स्क्वायर लिख दिए। ठीक, तो ये हो गया लाइमन सीरीज का वेवलेंथ, और बोल रहा है कि लैम्डा नॉट जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज है। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होने के लिए अब एम क्या होना चाहिए, वेवलेंथ अगर शॉर्टेस्ट होना है तो एम को सबसे बड़ा होना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो अब देखो एम सबसे बड़ा कब होगा, यही अपने को देखना है। ठीक है, तो m सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो m सबसे बड़ा इन्फिनिटी, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा नॉट जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, आर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई एम स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अपने पास लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला भी अपने पास करेक्ट तो नहीं दिख रहा है, सी भी अपना करेक्ट नहीं है। अब डी का बात करते हैं। डी में क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ रेंजेस ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज डू नॉट ओवरलैप, लाइमन और बाल्मर का। ठीक है, तो लाइमन मतलब 1 में आना है, बाल्मर मतलब 2 में आना है, और एक हो गया इन्फिनिटी और एक हो गया 3। ठीक है, अब देखो 1 में आने के लिए 2 से 1 में आना और एक इन्फिनिटी से 2 में आना है। ठीक है, ये लैम्डा 1 बोल देते हैं इसको, और इसमें हम लोग लैम्डा 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो फिर से वही कहानी जो हम लोग बी में खेल रहे थे। अगर लाइमन सीरीज का जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, लाइमन सीरीज का देखो एनर्जी मिनिमम, तो मैक्सिमम जो वेवलेंथ है अगर वो बाल्मर सीरीज के मिनिमम वेवलेंथ से बड़ा हो जाए, तो उससे तो छोटा रह जाए, तो हमेशा ही छोटा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ है मैक्सिमम वो कितना है, तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 बाई लैम्डा 1 इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, 2 से आ रहा है,
तो यहाँ से अपने पास लैम्डा 1 जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा अपने पास 4/3 r/z²। ठीक है, अब लैम्डा 2 को देख लेते हैं। तो 1/λ2 जो हो जाएगा ये हो गया r/z² इंटू 1/2² यानी कि 4 माइनस 1/∞। तो ये हो गया 4r/z²। तो अब देखो लैम्डा 1 क्या था, लाइमन का मैक्सिमम था। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ लाइमन। और लैम्डा 2 जो था वो क्या था, मिनिमम ऑफ बाल्मर था। और यहाँ पर दिख रहा है कि लैम्डा 2 जो है लैम्डा 2 जो है वो बड़ा है किससे, लैम्डा 1 से। ठीक है, लैम्डा 2 लैम्डा 1 से बड़ा है तो दिस इक्वल्स टू लैम्डा 2 है। ठीक है, तो लैम्डा 2 अगर लैम्डा 1 से बड़ा है यानी कि बाकी तो लैम्डा 2 में बाकी और जो वेवलेंथ होगा बाल्मर सीरीज का, बाकी और जो वेवलेंथ होगा वो तो लैम्डा 2 से ऐसे ही बड़ा रहने वाला है। और पास लाइमन का जो बाकी वेवलेंथ होगा वो लैम्डा 1 से छोटा रहने वाला है। तो मतलब इसका कोई ओवरलैप रीजन नहीं होगा, तो इसमें नो ओवरलैप। ठीक है, तो अपना डी ऑप्शन क्या हो गया, डू नॉट ओवरलैप, यानी कि ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो गया। एक ए करेक्ट था, एक डी करेक्ट है, बी और सी अपना इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या बोल रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो एक करंट कैरी कर रहा है 2 एम्पियर। एक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड है यहाँ पर। ठीक है, ये रॉड जो है नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का है और 2 पैरेलल रेल्स पर स्लाइड कर सकता है। ठीक है, अब दोनों एंड जो है सेमी सर्कुलर रॉड का, एक एंड 1 सेंटीमीटर पर है और दूसरा एंड 4 सेंटीमीटर पर है। और t=0 पर ये जो रॉड है ये मूव करना शुरू कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल रेल से और एक कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। ठीक है, t=0 पर जो कैपेसिटेंस है वो अनचार्ज है। म्यू नॉट का वैल्यू अपने पास दिया हुआ है, ln2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो अपने को मैक्सिमम करंट बताना है रेजिस्टर से और मैक्सिमम चार्ज बताना है कैपेसिटर पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने पास ये जो कंडक्टिंग रॉड है सेमी सर्कुलर, इसको हम लोग एक ऐसा कंडक्टिंग रॉड से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ईएमएफ का बात करें निकालने का, तो जो सेमी सर्कुलर के क्रॉस ईएमएफ होगा वही इस वाले रॉड के क्रॉस भी ईएमएफ होगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब जो स्ट्रेट रॉड है इसके क्रॉस ईएमएफ कैसे निकालें। ईएमएफ निकालने का एक तो तरीका ये हो सकता है कि जो यहाँ पर लूप बन रहा है इसमें से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स देख ले, या फिर वही इस रॉड का हम लोग वेलोसिटी v मान ले और उस पर ईएमएफ देख ले, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, क्योंकि बाकी इसके अंदर का एरिया तो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पहले एक रॉड मान लिए। यहाँ पर रॉड जो है उसका एक एंड 1 सेंटीमीटर पर है और दूसरा एंड 4 सेंटीमीटर पर है और ये रॉड 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। वायर जो है उसमें करंट है 2 एम्पियर। ठीक है, अब देखो रॉड में हर एक पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर फील्ड अलग अलग होगा, तो उसमें ईएमएफ निकालने के लिए अपने को एक हम लोग x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का छोटा सा एलिमेंट काट सकते हैं, कोई खास इसमें दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही हम लोग इसमें dx थिकनेस का एलिमेंट काटे, तो अब अपने पास इस एलिमेंट के क्रॉस ईएमएफ कितना होगा। तो इस एलिमेंट के क्रॉस जो ईएमएफ लिखेंगे डी, वो लिख सकते हैं हम लोग इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड इंटू लेंथ dx इंटू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड VL भी लिखते हैं ना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई, तो म्यू नॉट इंटू 2 अपॉन 2 पाई डी। और डी कितना अपने पास, डी अपने पास डिस्टेंस है जो कि x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा अपने पास म्यू नॉट को हम लोग 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ रख देंगे, तो ये मिल जाएगा अपने पास 3 to 6 और 6 इंटू 2
12, तो 12 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, ये अपने पास डी मिल जाएगा। और अब अगर हम लोग नेट ईएमएफ का बात करें तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटीग्रेशन ऑफ 12/x इंटू डी एक्स इंटू 10⁻⁻⁷, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन जाएगा 1 सेंटीमीटर से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, तो 12 इंटू 10⁻⁷ dx ओवर x क्या हो जाएगा, ln x, और ln 4 सेंटीमीटर माइनस ln 1 सेंटीमीटर, तो ln 4/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर वैल्यू रखने का बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 12 इंटू 10⁻⁻⁷, और ln 2 का वैल्यू अपने पास दिया हुआ है, ln 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.7, ठीक है। तो ln 2 का जैसे ही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ln 4 को ln 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 इंटू ln 2, 2 इंटू 0.7, तो ये हो जाएगा अपने पास 84 इंटू 2, तो 168, ठीक है, 168 इंटू 10⁻⁻⁸, ठीक है। ये इतना वोल्ट अपने पास ईएमएफ आ जाएगा। तो मतलब इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो ईएमएफ अपने पास आ जाएगा 1.68 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट, ये ईएमएफ आ जाएगा इस रॉड के क्रॉस, ठीक है। अब इस ईएमएफ के साथ 1.68 इंटू 10⁻⁶, इस ईएमएफ के साथ एक समझ लो एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस है। बात क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट का बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम करंट कब होगा, इनिशियल कंडीशन में, और इनिशियल कंडीशन में हम लोग कैपेसिटर को एज अ कंडक्टिंग वायर ट्रीट कर सकते हैं। तो आई मैक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई 1.68 इंटू 10⁻⁶ ओवर आर, रेजिस्टेंस कितना है 1.4 ओम, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1.4 1.6, तो ये तो 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ एम्पियर, ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन एक तो ए करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अब सी और डी में से देख लेते हैं, बी तो इनकरेक्ट हो गया। सी और डी में मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, तो मैक्सिमम चार्ज काफ़ी लंबे टाइम के बाद जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तभी मैक्सिमम चार्ज होगा, और क्यू मैक्स को हम लोग सी इंटू ई लिख सकते हैं, जो ई एम एफ 1.68 है, और सी कितना अपने पास 5 माइक्रोफैरड है, ठीक है। तो 5 से जैसे ही इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.4 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, माइक्रोफैरड वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा अपने पास 8.4 इंटू 10⁻⁻12, यानी कि सी ऑप्शन भी अपने पास करेक्ट है, तो डी तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपने पास कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका बेस कुछ है, ऐसा फिगर में दिखाया गया, और वो वाटर से फिल्ड है, और ये ट्यूब कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से इंक्लाइन प्लेन पर नीचे गिर रहा है, उसका इंक्लिनेशन जो है वो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है, ठीक है। P1 और P2 1 और 2 पॉइंट्स पर प्रेशर है, और बीटा जो है, बीटा का वैल्यू अपने पास कुछ बोल रहा है कि P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी है, ठीक है, जहाँ पर रो डेंसिटी ऑफ वाटर है, डी जो है डायमीटर ऑफ ट्यूब है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है ये अपने को बताना है, ठीक है। अब देखो, अपने को निकालना क्या, P1 माइनस P2 निकालना है, यानी कि P1 और P2 में बेसिकली रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो केवल ग्रेविटी के चलते जो प्रेशर में डिफरेंस आता वही होता, बट एक्सेलरेशन के चलते एक और कंपोनेंट उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब केवल पहले एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन अगर डाउन द इंक्लाइन ए है तो प्रेशर जो है वो 2 का ज़्यादा होगा या 1 का ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन अगर नीचे है
तो प्रेशर 2 का ज़्यादा होगा कंपेयर टू 1, ठीक है। तो हम लोग P2 को ऐसा लिख सकते हैं, P2 इक्वल्स टू P1 प्लस, एक तो एक्सेलरेशन के चलते हैं रो इंटू ए इंटू 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा √2d, ठीक है, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है। और फिर एक ग्रेविटी में जो ग्रेविटी के चलते जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है हाइट के चलते, उस वो दिखेगा अपने को। तो हाइट के चलते अगर केवल देखा जाए तो P2 जो वो P1 से छोटा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -ρg, हाइट कितना हो जाएगा, तो फिर से वही इस ट्रायंगल में हम लोग देख सकते हैं, बेस d है, हाइट भी क्या हो जाएगा d ही हो जाएगा, तो -ρgd। तो यहाँ से अपने पास P1 माइनस P2 कुछ मिल जाएगा। P1 माइनस P2 यहाँ से क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू ρgd माइनस ρad इंटू √2, ठीक है। और अपने पास बीटा क्या बोल रहा है, बीटा अपने पास जो है वो कितना दिया हुआ है, बीटा जो है P1 माइनस P2 बाई ρgd, तो P1 माइनस P2 बाई ρgd करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस √2a बाई जी, ये अपने पास बीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ऑप्शन ए में, बीटा इक्वल्स टू 0 व्हेन a इक्वल्स टू g बाई √2, तो जब a g बाई √2 होगा तो दिख रहा है यहाँ से बीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन अपना क्या है करेक्ट है, ठीक है। तो बी अपना इनकरेक्ट हो गया। सी पे आ जाते हैं, बीटा इक्वल्स टू √2 माइनस 1 बाई √2 व्हेन a इक्वल्स टू g बाई 2, तब देखते हैं व्हेन a इक्वल्स टू g बाई 2, a इक्वल्स टू g बाई 2, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई √2, तो ये हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू √2 माइनस 1 बाई √2, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से सी करेक्ट दिख रहा है, और सी करेक्ट हो गया तो डी अपने पास इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास 4 mu है, 4 एटॉमिक मास यूनिट है, और एक सिंगली चार्ज सल्फर आयन है जिसका मास 32 एटॉमिक मास यूनिट है। ये दोनों ही इनिशियली रेस्ट पर है, और दोनों ही को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं थ्रू अ पोटेंशियल v, और उसके बाद इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दे रहे हैं, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटीज है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये दोनों ही सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और रेडियाई जो है वो आर अल्फा और आर एस है, मतलब अल्फा पार्टिकल का आर अल्फा और सल्फर का आर एस है। तो आर एस ओवर आर अल्फा का वैल्यू क्या है वो अपने को निकाल के बताना है। अब देखो इसमें क्या कहानी है कि मान लेते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है, इसको V पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर जो वर्क हो रहा है वो Q इंटू वी हो रहा है, जो कि फाइनल इसके काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखेगा, जो काइनेटिक एनर्जी क्या दिखेगा Q इंटू वी। तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी को बोल सकते हैं, वेलोसिटी जो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2qv अपॉन m का अंडर रूट, इतने वेलोसिटी से हम लोग इसको छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी जैसे ही पता है तो रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं क्या, रेडियस जो सर्कुलर पाथ का होगा वो क्या हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी, तो यहाँ से हो गया m इंटू अंडर रूट 2qv ओवर m ओवर क्यू बी, ठीक है। स्मॉल बी वेलोसिटी है, कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ध्यान में रखना है, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2q तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे लिख लेते हैं पहले 2qv m स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर m b स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास जो रेडियस आ जाएगा, रेडियस अपने पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 2mv ओवर QB स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास रेडियस आ गया।
अब बोल रहा है सल्फर ओवर अल्फा पार्टिकल का रेडियस निकालना। तो रेडियस ऑफ सल्फर ओवर रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल ये कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों का सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट मास ऑफ सल्फर ओवर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल ओवर क्यू ऑफ सल्फर। तो यहाँ से अपने पास रेडियस ऑफ सल्फर ओवर रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल जो आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट मास ऑफ सल्फर कितना है 32 एटॉमिक मास यूनिट, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है 4, तो 32/4 इंटू क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा 2 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन सल्फर क्या सिंगली चार्ज है तो अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये अपने पास आ जाएगा अंडर रूट 16 जो कि किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा। तो जो अपने पास आर एस बाई आर अल्फा पूछ रहा था उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक थिन रॉड है मास m का और लेंथ a का, वो फ्री टू रोटेट है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, ठीक है। एक सर्कुलर डिस्क है, थिन सर्कुलर डिस्क जिसका मास m है और रेडियस a/4 है, और ये इस रॉड पे ऐसा पिवट किया जा रहा है कि उसका जो सेंटर है वो a/4 डिस्टेंस पर है फ्रॉम द फ्री एंड, ठीक है, या फिर बोला जाए तो O से 3a/4 डिस्टेंस पर है। और ये जो डिस्क है अपने एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है विथ एंगुलर वेलोसिटी 4 ओमेगा, ठीक है। और रॉड जो है वो रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अब बताना है कि एंगुलर मोमेंटम जो सिस्टम का है अबाउट पॉइंट O वो कितना है, ठीक है। तो अब एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का अगर लिखना है L टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर लिखना है तो वो कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम प्लस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम। अब डिस्क का एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए सबसे पहले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम अपने को सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना पड़ेगा, ये जो सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम किसके रेस्पेक्ट में O के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब जो एंगुलर मोमेंटम दिखेगा अपने को रॉड का कितना दिखेगा, तो रॉड का mr² मतलब ml²/3 इंटू ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम रॉड का दिखेगा। डिस्क का अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो डिस्क का अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना हो जाएगा mr² यानी कि ma/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इनटू एंगुलर वेलोसिटी कितना है 4 ओमेगा, ठीक है, प्लस सेंटर ऑफ मास का O के अबाउट, सेंटर ऑफ मास का O के अबाउट तो डिस्टेंस कितना है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जो है यहाँ से वो अपने पास है 3a/4, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो तो पता है 3a/4, और एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए r क्रॉस mv, तो 3a/4 इंटू m इंटू वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है, तो 3a/4 डिस्टेंस है, और रॉड का जो वेलोसिटी होगा उस पॉइंट का वही तो सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी होगा, और वो कितना हो जाएगा r इंटू ओमेगा, यानी कि 3a/4 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एंगुलर मोमेंटम जो आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्शन किधर हो जाएगा ऊपर के साइड हो जाएगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो अपने पास कितना हो जाएगा 49/48 ma² ओमेगा, ठीक है। ये अपने पास एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और यहाँ पर वही n का वैल्यू पूछ रहा है, तो n का वैल्यू कितना दिख रहा है, n का वैल्यू अपने पास दिख रहा है 49, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो प्लेस किया गया सेंटर ऑफ
लार्ज इवैक्यूएटेड हॉलो स्फेरिकल कंटेनर पर, ठीक है। एक यहाँ मान लेते हैं कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है और एक हॉलो कंटेनर है अपना, ठीक है। हॉलो कंटेनर है जिसके सेंटर पर ये स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कंटेनर जो है वो 0 केल्विन पर मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। कंटेनर का टेम्परेचर 0 है और T इक्वल्स टू 0 पर जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर 200 केल्विन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो कुछ देर के बाद आफ्टर टाइम T1 वो 100 केल्विन हो जाता है और इनिशियल से आफ्टर टाइम T2 वो 50 केल्विन हो जाता है। कंटेनर और जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आइडियल ब्लैक बॉडी मान के चलना है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल रहा है कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो T2/T1 का रेशियो क्या है ये अपने को निकालना है, ठीक है। अब देखो जो भी ये ऑब्जेक्ट हीट रेडिएट करेगा, ठीक है, हीट रेडिएट करेगा जो भी, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब करने वाला तो यही स्फेरिकल जो कंटेनर है वही है, ठीक है। और उसका टेम्परेचर कितना है, 0 है। तो इसका जो पावर रेडिएटेड है, एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है, जो इसका पावर रेडिएटेड है वो कितना हो जाएगा। पावर रेडिएटेड वो अपने पास दिखेगा सिग्मा E8T⁴ और इमिसिविटी तो हम लोग 1 ले लेंगे क्योंकि ब्लैक बॉडी है। तो सिग्मा A T⁴, ठीक है, ये पावर दिखेगा, पावर रेडिएटेड। अब देखो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग को नहीं लगा सकते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 है और कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है, क्योंकि जो एक्चुअल में जो टेम्परेचर का जो चेंज है ना वो इनिशियल जो टेम्परेचर था उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है। ये अपने को ध्यान में रखना, जब नेग्लिजिबल होगा तभी हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक से जाना पड़ेगा, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का डेरिवेशन हम लोग करते थे उसी हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा। तो पावर रेडिएटेड अपने पास आ गया और ये जो पावर रेडिएट हो रहा है ये एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, ये एब्जॉर्ब तो वही कर रहा है जो स्फेरिकल कंटेनर है, ठीक है। और अब जो पावर रेडिएट हो रहा है, मान लेते हैं कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, स्पेसिफिक हीट जो उसका है या फिर हीट कैपेसिटी जो है ऑब्जेक्ट का वो मान लेते हैं h है, सीधा सीधा ms डेल्टा t ना लिख करके h इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं हम लोग। तो जो पावर रेडिएट हो रहा है उससे जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है उसको हम लोग कुछ ऐसा रिलेट कर सकते हैं क्या कि विच इम्प्लाइज सिग्मा A T⁴ ये पावर रेडिएटेड है विच इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज ओवर डेल्टा टाइम में चेंज। तो यहाँ से अपने पास क्या मिल जाएगा, सिग्मा A T⁴ इक्वल्स टू h इंटू dt/dt, ठीक है। और चूंकि टेम्परेचर जो है अपना वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर अपना घट रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर चूंकि अपना घट रहा है इसलिए अपने को एक माइनस साइन साथ में लगाना पड़ेगा क्योंकि डेल्टा टी जो है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और पावर जो रेडिएट हो रहा है वो हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो एक माइनस साइन इसलिए अपने को लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सिग्मा A ओवर h इंटू डी टी ये इक्वल होगा dt/-T⁴ के, ठीक है। और इसी में अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, टेम्परेचर इनिशियल से फाइनल और टाइम 0 टू t, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से आ जाएगा अपने पास सिग्मा A ओवर h इंटू टाइम इज इक्वल टू dt ओवर -T⁴। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा, तो +1/3t³ और कहाँ से कहाँ तक ये हो जाएगा, t इनिशियल से लेकर के t फाइनल तक, ठीक है। तो यहाँ से भाई साहब अपने पास जो टाइम आ जाएगा, टाइम अपने पास क्या आ जाएगा,
टाइम इक्वल्स टू h अपॉन सिग्मा 3 सिग्मा a इंटू 1 बाई टी फाइनल का क्यूब माइनस 1 बाई टी इनिशियल का क्यूब। ये अपने पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही अपने पास टाइम आ गया तो हम लोग T2 बाई T1 भी लिख सकते हैं। T2 बाई T1 जो हो जाएगा, T2 क्या था, 200 से 50 होने का टाइम है, और T1 क्या, 200 से 100 होने का टाइम है। तो T2 बाई T1 जो हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा 1 बाई टी फाइनल। टी फाइनल कितना है, 100, तो 100 का क्यूब माइनस टी इनिशियल कितना था, 200, तो 200 का क्यूब, ठीक है। सॉरी, T2 के लिए तो 50 है ना फाइनल, तो 50 का क्यूब, 50 का क्यूब माइनस 1 बाई 200 का क्यूब डिवाइडेड बाई T1 के लिए 100 तक आना है फाइनल, और इनिशियल कितना था, 200 था, तो 200 का क्यूब। तो ये T2 बाई T1 का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। चलो, Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.